everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाइल जूस के बारे में डिस्कस करा था कि बाइल जूस क्या होता है, कैसा उसका नेचर होता है, क्या कंपोजिशन होता है और क्या डिफरेंट उसके फंक्शंस होते हैं। बाइल जूस को हमने डिटेल में देख लिया था। हम जो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खत्म होती है। जो मेन डाइजेशन होता है आपका, चाहे वो फैट का हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, किसी भी चीज का हो, जो मेन डाइजेशन होता है वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मान लीजिए वन वर्ड क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट किस में होती है और सबसे ज्यादा डाइजेशन किस में होता है, तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम हमने तो स्टमक में भी डाइजेशन पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, कंप्लीट कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और सबसे ज्यादा कहाँ होता है वो होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक में इवन डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो हमारे बक्कल कैविटी बोले तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बट ये प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है आके इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है। वो क्या करता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। किसके बारे में? पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियाटिक जूस का नेचर की अगर हम बात कर ले, पैनक्रियाटिक जूस के नेचर की अगर हम बात करें तो इसका नेचर जो होता है वो वाटरी होता है। कैसा नेचर होता है? वाटरी नेचर होता है। ठीक है, एक वाटरी नेचर, सेमी विस्कस फ्लूइड, जो चिपचिपा नहीं होता है, बहुत पानी की तरह ही ये पैनक्रियाटिक जूस आपको देखने में लगेगा। हमने कहा कि ये वाटरी नेचर है। क्यों वाटरी नेचर है? नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई, वाटर बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की भी बात करेंगे तो ये कंपोजिशन इसमें देखेंगे जब आप, तो 99.5% इसमें वाटर ही है। अगर आप कंपोजिशन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको 99.5% वाटर ही मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कि वाटरी नॉन विस्कस लिक्विड। कैसा होता है? वाटरी नॉन विस्कस लिक्विड। क्यों वाटरी होता है? क्योंकि इसके कंपोजिशन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट क्या है, 99.5% वाटर ही प्रेजेंट है। भाई 100% हम लेते हैं, 100% में से 99.5% वाटर ही प्रेजेंट है, तो बाकी बचा कितना, 0.5। इस 0.5% में बाकी चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या आपका इनऑर्गेनिक सबस्टेंस या कंपाउंड हो, या आपका ऑर्गेनिक सबस्टेंस या कंपाउंड हो। तो 99.5% इसमें वाटर प्रेजेंट है। बचा जो आपका 0.5% उसमें प्रोटीन ले लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बाकी की जितनी भी बची हुई चीजें हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ इस 0.5% में आते हैं। 99.5% तो आपका वाटर ही प्रेजेंट है। तो जब वाटर इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही होगा कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा वाटरी। तो हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस इज नॉन विस्कस वाटरी फ्लूइड। एक नॉन विस्कस वाटरी फ्लूइड है विच कंटेन्स 99.5% वाटर, जो 99.5% वाटर कंटेन करता है, एंड सम प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो बात हो गई कि कैसा होता है, तो हमने कह दिया वाटरी नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। कंपोजिशन क्या होता है, तो भाई वाटर प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस या कंपाउंड, या सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
जिसमें कंपोजिशन कितना कितना था, 99.5% वाटर का रोल है, 99.5% वाटर से मिलकर बना है, 0.5% में बाकी सारी चीजें हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, अल्केलाइन इन नेचर। अल्केलाइन बोले तो बेस इन नेचर। कैसा है, एल्केलाइन इन नेचर या बेस इन नेचर, एसिड बेस, हाँ वही वाला, ठीक है। एल्केलाइन इन नेचर है मतलब इसका नेचर बेसिक है। बेसिक है तो मोस्ट ऑब्वियस है, ये पक्का से है कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो पीएच वैल्यू आपकी 7.1 से 14 के बीच में कहीं होगी। पीएच स्केल पे अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 6.9 तक की जो वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है। 7 इज द न्यूट्रल केस। 7.1 से 14 तक की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है बेसिक। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस कैसा है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन इन नेचर है। अल्कलाइन इन नेचर है तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी वो 7.1 से 14 के बीच में कहीं होगी। तो एग्जैक्टली कितनी होती है, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होती है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 8, मतलब 8 पीएच होता है इसका। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच इज 8 और इनमें क्या होता है, हाई कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने क्या समझा कि भाई पैनक्रियाटिक जूस क्या है, एक नॉन विस्कस वाटरी फ्लूइड है जिसके कंपोजिशन की बात करें तो वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है। 99.5% तो वाटर ही प्रेजेंट है, बाकी 0.5% में जो भी चीजें बच रही हैं, प्रोटीन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी चीजें बच रही हैं वो प्रेजेंट है। नेचर की बात कर लिया तो हमने कहा ये एल्कलाइन इन नेचर है जिसका पीएच क्या है, 8 है और इसके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन होता है, वो उसको एल्कलाइन कर देता है। अब सोचने वाली बात है कि स्टमक में हमने पढ़ा था कि HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसिड है, एसिड की बात हो रही है। तो स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा था वहां पे जो नेचर था, जो एनवायरनमेंट था वहां का, वो एसिडिक था। लेकिन जब डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में हो रहा हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा, तो मीडियम एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई भी एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे उस एसिडिक मीडियम में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मीडियम को चेंज किया जाए एसिड से बेस में। जो काइम आपका पेट से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ हमने देखा था माउथ से ओइसोफेगस में गया था, ओइसोफेगस उसको स्टमक में लेके गया था जहां पे एसिडिक मीडियम था। किसकी वजह से, HCl की वजह से। अब यहां से फूड जो आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे बेसिक मीडियम होना चाहिए या आप कह सकते हो एल्कलाइन होना चाहिए। अब यहां से यहां आ कौन रहा है, यहां से यहां आ कौन रहा है, तो यहां से यहां आ रहा है काइम। Now what is chyme? Chyme is a paste form of food.
जो खाना हमने खाया था वो खाना अब एक पेस्ट में कन्वर्ट हो गया और उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, उस पेस्ट को हम कहते हैं काइम। लेकिन ये काइम जो है ये स्टमक से आ रहा है। किससे आ रहा है? स्टमक से आ रहा है। किसके पास जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जा रहा है। स्टमक का मीडियम एसिडिक था तो ये भी एसिडिक होगा। लेकिन हमको क्या करना है, अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में हम भेज रहे हैं तो इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। इसीलिए ये जो होते हैं, इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जिससे कि जो काइम का नेचर एसिडिक था वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो अब आप सोचो, अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो एक फंक्शन तो आपको यहीं से पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फूड कर सकते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। जो एसिडिक नेचर है इस काइम का उसको वो न्यूट्रल करेंगे, उसको वो बढ़ाएंगे और बढ़ा करके क्या कर देंगे? बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आगे की जो प्रोसेस होनी है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि कंपोजिशन क्या है, कैसा होता है, क्या नेचर है, क्यों ऐसा नेचर है, ये भी देख लिया। अब अगर सिक्रीशन की बात करें कि एक दिन में कितना पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो जाता होगा, कितना अमाउंट ऑफ सिक्रीट, कुछ तो अमाउंट होगा ना जितना वो सिक्रीट होता होगा। तो एक दिन में लगभग 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस एक हेल्दी मैन में सिक्रीट होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज डिस्कस करी जा रही हैं, जो भी वैल्यूज हम आपको बता रहे हैं, वो एक हेल्दी पर्सन के लिए है। ऐसा नहीं है कि पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो किसी डिजीज से इफेक्ट है या उसके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी बेटा। तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए। हाइपोसिक्रेशन, हाइपरसिक्रेशन दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यूज डिस्कस करेंगे वो वैल्यू सिर्फ कौन सी होगी? वो नॉर्मल मैन की, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की वैल्यू हम डिस्कस करते हैं। तो एक नॉर्मल मैन में या नॉर्मल ह्यूमन बींग में पर डे एक आदमी में लगभग 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है। इसका डाइजेशन में बहुत रोल है, बहुत इनॉर्मस रोल है भाई। सबसे पहली बात ना, अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी होता है, डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होगा, तभी तो जाकर के ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो चलिए अब क्या करते हैं, फंक्शंस के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो देयर वेरियस टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जैसे ट्रिप्सिन हो जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो जाएगा, बहुत सी हैं। हम सबका फंक्शन पढ़ेंगे कि सबका क्या क्या फंक्शन है। जिसमें हमारे पहली लिस्ट में सबसे पहला कौन है? सबसे पहले हैं ट्रिप्सिन भाई साहब। ट्रिप्सिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रिप्सिन होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ट्रिप्सिन जो होता है, या सिर्फ ट्रिप्सिन ही क्यों, जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो सारी एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अब सारी एक्टिव फॉर्म में रहने का मतलब क्या है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू काम करेंगे तो भी दिक्कत की बात है। तो इसलिए बहुत बढ़िया सा सिस्टम भगवान ने हमारी बॉडी में सेट करा कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तभी काम करेंगे। तो ट्रिप्सिन जो हमारी बॉडी में होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसा? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ठीक, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है कि ये ट्रिप्सिनोजेन जो है, इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलना होता है, तब जाकर के ये एक्टिव होगा और काम करेगा। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिनोजेन से
ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। करा कौन रहा है? इस प्रोसेस को कराने वाले का नाम है इंटरकाइनेज। व्हाट इज द नेम? इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज क्या करता है? इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर से बता रहे हैं, इंटरकाइनेज क्या करता है? इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। दिस एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन इनटू द ट्रिप्सिन। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए कौन हेल्प करता है? इंटरकाइनेज हेल्प करता है। ठीक है। अब आप देखो, इसको जगाया गया, इंटरकाइनेज आया, उसको जगाया। क्यों जगाया? अभी मैंने पहले ही बताया ना कि जब उसका काम होगा तभी, तो उसको जगाया गया कि भाई उठ, तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। तो इंटरकाइनेज आकर के ट्रिप्सिन को जगा देता है। अब ट्रिप्सिन जग गया तो वो भी तो कुछ काम करेगा। जब वो जग गया तो वो भी तो कुछ काम करेगा ही करेगा। अब वो क्या काम कर रहा है कि जैसे ये था कि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पड़ा हुआ था, इसको किसी दूसरे ने आकर के जगाया तो ये एक्टिव हुआ। सेम उसी तरीके से एक और है जिसको हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन, जो कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन ये भी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। और इसका एक्टिव फॉर्म होता है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को जो जगाया गया था, ये ट्रिप्सिन जो यहाँ पे जगा है, जो ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट था, तो इंटरकाइनेज आकर के इसको जगाया। ये ट्रिप्सिन आकर के अब क्या करेगा? ये काइमोट्रिप्सिन को जगाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। हनुमान जी के बारे में आप लोग को पता है ना, हनुमान जी को जब क्या करना था, समुद्र लांग करके जाना था, तो उनको उनकी पावर का एहसास नहीं था, वो अपनी पावर्स को भूल चुके थे। तो उनको सब लोग मिलके खूब मोटिवेट करते हैं, सारे जितने रहते हैं खूब मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपके पास ये पावर है, आप कर सकते हो, आपके पास यू हैव द एबिलिटी, आपके पास है ये एबिलिटी। लेकिन उनको नहीं पता था, वो उसके पहले इनएक्टिव स्टेज में थे, उनको नहीं पता था कि हाँ मैं 7 समुद्र लांग करके जा सकता हूँ, उड़ के लांग सकता हूँ। तो उसी तरीके से ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है? वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और कोई आता है इनको एक्टिव करता है कि नहीं भाई उठो उठो, तुम कर सकते हो। तो इनको ट्रिप्सिन को एक्टिव करने वाला इंटरकाइनेज है और काइमोट्रिप्सिन को करने वाले ट्रिप्सिन भाई साहब खुद ही हैं। भाई ट्रिप्सिन भाई साहब जागे तो उनको समझ में आया कि ओ इसी तरीके से एक और है, चलो उसको भी जगाते हैं। अब आप सोचो कि दोनों जग गए हैं, क्या हो गया है? दोनों जग गए हैं। दोनों को जगाया गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई काम रहा होगा तभी जगाया गया है। तो ये क्या करते हैं? ये पेप्टाइड्स को, ये क्या करते हैं? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। क्या होता है ये? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स को कन्वर्ट करते हैं उनके स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। दोनों को जगाया गया है तो दोनों अब जा रहे हैं काम करने, और उनका काम क्या है कि जो भी पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स हैं उनको तुम उनके स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दो। हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू देयर सिंपलर कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जब तक वो सिंपलर में कन्वर्ट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो सकता है। रोटी खा रहे हैं हम तो रोटी एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं होता है,
वो पहले अपने उसके स्मॉलर फॉर्म में टूटेगा। जब वो स्मॉलर फॉर्म में टूट जाएगा तब वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में डाला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम जो है वो उसको हर जगह पहुंचाएगी। तो यही काम करना है। तो ये जो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स हैं, इनको भी इनके छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये एब्जॉर्ब हो सके, और इनको तोड़ने वाले यही ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। अगर सिर्फ पूछ देता है कि सिर्फ फंक्शन बताइए तो आप बता देंगे ये क्या करता है, लेकिन अगर पूछता है, डिटेल पूछता है, तो पहले आप बताइएगा कि भाई ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजेन को इंटरकाइनेज एक्टिव करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिव करता है, खुद ट्रिप्सिन करता है। फिर ये दोनों क्या करते हैं, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को उनके स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। और है तोड़ते हैं, ये तो पता चल गया। कैसे तोड़ते हैं, किसको कौन तोड़ता है? नहीं तो आएगा ना कि मैम जब दोनों का एक ही काम था तो दोनों को क्यों जगाया गया, दोनों को जगाने में क्यों मेहनत बर्बाद करनी, क्यों टाइम बर्बाद करना? तो नहीं, दोनों का कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। देखिए, ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता है कि जितनी बेसिक कि दूसरे कलर से देखिए, दो थे हमारे पास, एक ट्रिप्सिन एक काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स के लिए होता है और काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का काम करता है। ट्रिप्सिन क्लीवेज पेप्टाइड लिंकेज इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। बेसिक अमाइनो एसिड्स के ये दोनों एग्जांपल हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, वो क्लीव तो कर रहा है पेप्टाइड लिंकेज को, लेकिन किसके पेप्टाइड लिंकेज को क्लीव कर रहा है? बेसिक अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज को ये क्लीव करता है। ट्रिप्सिन क्लीवेज पेप्टाइड लिंकेज इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन, मतलब बेसिक अमाइनो एसिड्स का। वही अगर बात कर लेते हैं काइमोट्रिप्सिन का, तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, बट किसके पेप्टाइड बॉन्ड को? तो ये क्या करता है, जितने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज को क्लीव करता है। तोड़ दोनों वही रहे, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड को उनके सिंपलर या पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कि ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक पे वर्क कर रहा है, वेयर एज काइमोट्रिप्सिन इज वर्किंग ऑन द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का फंक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो आपको ग्रुप मिल रहा होगा कार्बोक्सी और दूसरा हो रहा होगा पेप्टाइडेज। एज लगा होता है तो हम कहते हैं क्या होता है, एज का मतलब होता है एंजाइम। तो ये मोस्ट ऑफ कोर्स ये है तो एक एंजाइम ही, और ये एंजाइम कैसा है? ये एंजाइम ऐसा है जिसके पास जिंक प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? Zn बोले तो जिंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एंजाइम है जिसके पास जिंक होता है। ये क्या करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नाम से आप समझो, कार्बोक्सी अलग हो गया, पेप्टाइडेज अलग हो गया, मतलब पॉलीपेप्टाइड में से जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल जो होता है पॉलीपेप्टाइड का, वहां पे एक्ट करता है और इनको तोड़ देता है। क्या करता है? नाम से समझो आप, कार्बोक्सीपेप्टाइड
एज अभी रहने दो, पेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड की चेन में कार्बोक्सिल टर्मिनल पे ये एक्ट करता है और उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। क्या है? इट इज अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है विच रैपिडली ब्रोक द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, किसी भी पॉलीपेप्टाइड के कार्बोक्सिल टर्मिनल को ये तोड़ देता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। अभी मैंने बताया, और उनको क्या करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है। जैसे मान लो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमाइन वाला एंड, और ये हो जाएगा कार्बोक्सिल एंड। तो ये इधर ही कहीं एक्ट करेगा और उनके कार्बोक्सिल मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में इनको तोड़ देगा। एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है जो बहुत फटाक से क्या करता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे एक्ट करता है और उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है। अब मैंने इसके पहले ही बताया कि कोई भी एंजाइम हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। तो ये भी उन्हीं में से एक है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे और इनके इनएक्टिव फॉर्म का नाम होता है procarboxypeptidase. What is the name of inactive form of carboxypeptidase? It is procarboxypeptidase. क्या है? Which is procarboxypeptidase. और इनको इनके एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? इनको इनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजेन। क्या है? ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पे जाकर के एक्ट करता है और उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मतलब उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये एक्टिव होगा तो हम सबको पता है उसके बाद ये अपना काम करेगा, और इसका काम क्या है? पॉलीपेप्टाइड के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे जाकर के एक्ट करना और पेप्टाइड्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में तोड़ देना। क्लियर है? अभी देखिए दो चीज आती है। हमने ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा, काइमोट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के बारे में पढ़ा। सारे का अल्टीमेट काम क्या था? पॉलीपेप्टाइड्स को उनके कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करना, पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ना उनके छोटे छोटे फॉर्म में। तीनों का काम यही था। डिफरेंस क्या है इन तीनों में? देखिए, कोई किसी चीज को तोड़ता है तो उसके दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड 1 और ये सेकेंड, दो पॉलीपेप्टाइड हैं। अब दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। एक कंडीशन पहली ये कि या तो ये जो टूटेगा पॉलीपेप्टाइड ये किनारे से टूटे, टर्मिनल पे से टूटे, टर्मिनल एंड से टूटे, या तो क्या होता है बीचों बीच से टूटे। बीचों बीच मतलब इन द सेंस ये नहीं कि एकदम बीचों बीच, या तो कहीं बीच से टूटे या तो कहीं किनारे से टूटे। तो इसी बेसिस पे इन तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, इन सबको। तो ये क्या कहा गया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को इन्हीं के बेसिस पे तोड़ा गया है और कहा गया है कि ये जो है ये दो तरीके के होंगे, या तो एक होगा एंडोपेप्टाइडेज या होगा एक एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सो, इंडो एक्सो नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इंडो एक्सो, इंडो हम कहते हैं ना यार, शी इज हिज एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, कुछ भी कहते हैं एक्स लगाते। क्यों? क्योंकि अब वो मतलब बाहर, उनके दायरे से वो बाहर हो चुका है, अब वो उनके साथ नहीं, उनके दायरे से बाहर हो। तो एक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ।
बाहर, तो यहाँ पे एक्स का मतलब है क्या, बाहर की तरफ। मतलब अगर टर्मिनल से हो रहा है, टर्मिनल से ब्रेक हो रहा है, तो वो कंडीशन होगी एक्सोपेप्टाइडेज की। इंडोर, हम कहते हैं ना इंडोर गेम, इंडोर गेम जो घर के अंदर खेलते हैं, मतलब अंदर से खेल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल से ब्रेक होगा। अब ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट मिडिल होना चाहिए, मिडिल से होगा, मिडिल से कहीं से भी हो सकता है, बस टर्मिनल एंड से नहीं होना चाहिए। अब आप याद करो कि अभी जब हमने पढ़ा है कि ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, पेप्सिन था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में क्या पढ़ा था, सी टर्मिनल पे ब्रेक कर रहा था। क्या कर रहा था, सी टर्मिनल पे ब्रेक कर रहा था। तो सी टर्मिनल तो भाई टर्मिनल एंड पे ही होगा, तो ये किस में आएगा, ये आपका एक्सोपेप्टाइडेज में आएगा। बाकी जो आपके बच रहे हैं, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन हो या पेप्सिन हो, ये होते हैं एंडोपेप्टाइडेज, और वही कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है वो होता है आपका एक्सोपेप्टाइडेज। समझ में आ रहा है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आर एंडोपेप्टाइडेज and carboxypeptidase are the exopeptidase। एंडो और एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज और अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है अल्फा 1,4 लिंकेज ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के बॉन्ड्स को तोड़ता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कहोगे कि अमाइलोप्सिन या पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होते हैं वो किसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो या वो किसका डाइजेशन करते हैं, तो वो स्टार्च का करते हैं, स्टार्च का करते हैं। ठीक है, इट हाइड्रोलाइजेस अल्फा 1,4 लिंकेज ऑफ स्टार्च एंड प्रोड्यूसेस, और बना क्या क्या देते हैं, माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन। माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन। ठीक है, ये हो गया अमाइलोप्सिन का एग्जांपल। द नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, नाम से समझ में आ रहा है, लाइपेज, लाइपेज मिलता जुलता क्या होता है, लिपिड। तो ये किसके लिए होगा काम, किसके लिए काम करेगा भैया, ये लिपिड के लिए काम करेगा। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, तो ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ये किसको तोड़ेगा, तो ये लिपिड को तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको इसके नाम से समझ में आ रहा है। हाँ तो आ रहा है, क्या करेंगे हम, नाम से ही पकड़ लेंगे, लाइपेज लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, तो ये लिपिड के लिए ही काम करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा, लिपिड। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या करता है, ट्राइग्लिसरॉल को मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्टेड ट्राइग्लिसरॉल इनटू मोनोएसिल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड। मोनोएसिल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है। मतलब बेसिकली ये क्या करता है, ये लिपिड का डाइजेशन करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज का काम क्या है, बहुत सिंपल सा एक लाइन का काम है। ये लेसिथिन को आइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है, लेसिथिन को आइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। यार नाम सुना सुना लग रहा है क्या, कहीं कभी सुना है क्या जिंदगी में कि राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ये मैं नहीं बताऊंगी, या आप कमेंट में बताओगे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, जब नाम से समझ में आ रहा है, नहीं बता के क्या ही कर लेंगे, अभी पढ़ाएंगे तो बताना पड़ेगा ही, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए। ठीक है, तो दिस एंजाइम
हाइड्रोलाइसिस डीएनए एंड आरएनए ऑफ द काइम इनटू देयर न्यूक्लियोटाइड। अब भैया काइम में डीएनए आरएनए भी कुछ प्रेजेंट है क्योंकि प्रोटीन था तो होगा ही। अब ये डीएनए आरएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और तो ये उसको डीएनए और आरएनए को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उसके स्मॉलर फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, ये था क्या? इट इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस कि पैनक्रियाटिक जूस होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस का नेचर कैसा है, क्यों है और उसका फंक्शन क्या होता है। फिर हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन इज कंप्लीट हो जाएगा बस कुछ ही लेक्चर्स में। और चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।